चेक करो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो 150 क्वेश्चंस हैं उनमें से देखो। फर्स्ट 10 तक देखो, कोई डाउट है तो। 20 तक चेक करो, कोई डाउट है। फर्स्ट 20 में कोई भी डाउट है बेटा किसी का? चेक कर लो। 17। कर लो, कर लो। निम- 17 क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन कौन से इनमें से करेक्ट है? ऑप्टा टूल के बेस पे चेक करना है कौन कौन से करेक्ट हैं। पहले में नाइट्रोजन के 5 पूरे हो रहे हैं, दो एक लोन पेयर है, 3 क्या है बॉन्ड पेयर। फ्लोरीन के 7 पूरे हैं, 7 कंप्लीट होने चाहिए, 6 हैं अनपेयर्ड, एक है पेयर्ड। ऐसे इसमें ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के चेक करो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे आप ऐसे दिखा सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चेक करो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हैं, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो रहे हैं क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो रहे हैं क्योंकि एक बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है और एक नेगेटिव दिखा रखा है, ये वाला नेगेटिव है। तो फिर ये आंसर बन गया बस। दो, 1 और 2 तो एक में ही है, डी में। ऐसे इसमें एन में है, एन में पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक तरह का। तो एन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। और कोई देखो। थर्टी तक चेक करोगे। 21, 22 एंड 29। 21, formal charges do not indicate real charges separation. Formal charge help in the selection of the lowest energy structure from a number of possible real structure for a given species. दोनों ही सही लग रहे हैं। फॉर्मल चार्ज हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है तो हम मान के चलते हैं अभी इसने दिया है पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे क्या है नेगेटिव, अदरवाइज मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है। तो फॉर्मल चार्ज रियल नहीं है, रियल चार्ज सेपरेशन नहीं है। रियल चार्ज सेपरेशन होता है जैसे NaCl, ये रियल है। हाँ, फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए दोनों सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, ये आना चाहिए। 22। अब 22 करके देखो, अभी मैंने बताया जो वही लिखा हुआ है इसमें। अगर लोएस्ट एनर्जी है तो
स्मॉलेस्ट क्या होगा, चार्ज। जितना चार्ज कम है उतना लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होगा। Formal charge is a factor based on pure covalent view of bonding in which electron pairs are shared equally by neighboring atoms. ट्वेंटी टू में फिर से जब आप फॉर्मल चार्ज निकालते हो, देखो इसमें फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। मान लो O1 O2 O3, O2 का निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, तो हाफ ऑफ 6 कर दो। अनशेयर्ड कितने हैं, 2 हैं, रखो हाफ ऑफ शेयर माइनस अनशेयर वैलेंस। तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, 6 माइनस 3 माइनस 2, 1 आ रहा है प्लस का। O3 पे अगर देखोगे इस पे +1 आ जाएगा, 6 माइनस हाफ ऑफ 2 माइनस 6। नहीं यार दीजिए रे इसलिए क्या थी चीज जा रही थी ये -1 है, ये प्लस। सुनना नहीं चार जो है ये सिर्फ कोवेलेंट की वजह से आते हैं, तो ये सही कह रहा है कि चार जो आ रहे हैं वो कोवेलेंट की वजह से आ रहे हैं। लोएस्ट चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, मीन्स उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। जितना चार्जेस कम होंगे, अगर चार्जेस है नहीं, अगर किसी पे चार्ज है नहीं, मान लो O2 है, देयर इज नो फॉर्मल चार्ज, नो फॉर्मल चार्ज, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो दोनों सही हैं फिर से 22 के। पर सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वली शेयर तो नहीं हो रहे ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। नहीं, इक्वल शेयर तो उसने बोला ही नहीं बेटा, उसने सर कहाँ कहा लिखा हुआ इक्वल। है सेकंड स्टेटमेंट में, क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मल चार्ज इज अ फैक्टर बेस्ड ऑन अ प्योर कोवेलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली बाय द नेबरिंग एटम्स। हाँ फिर इसमें तो हम इक्वली मान रहे हैं ना, इसमें तो हम क्या ले रहे हैं, जितने भी शेयर हैं उसका आधा नहीं दे रहे इसको, यस सर। है ना। तो हम तो फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट से तो यही मान रहे हैं ना कि इक्वल शेयर हुए हैं, तभी तो हमें फर्क नहीं पड़ा अभी उसने कोऑर्डिनेट बनाया या क्या बनाया, हमने आधे इसे दे दिए आधे इसे दे दिए। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का, वो ये मान के चलता है कि चाहे कोऑर्डिनेट बने चाहे कुछ भी बने, ये शेयर्ड पेयर इक्वल है। इसने आधे आधे बांट दिए, हाफ कर देता ना हमेशा शेयर्ड का, यस सर। है ना। तो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट देखना कौन सा था, 30 तक। ट्वेंटी 29 देखो, इनमें से पहला स्टेटमेंट है, आयनिक सॉलिड के लिए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव बट स्टिल क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू, लैटिस एनर्जी की वजह से स्टेबल हो सकता है, सही है ये। हो सकता है हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लगानी पड़े, आयनाइजेशन भी लगानी पड़े, फिर भी एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाए, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो क्रिस्टल क्या हो जाता है, स्टेबल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, quantitative measure of stability of ionic provided simply by achieving octet of electron around the ionic species। गैसियस नहीं होता बेटा, आयनिक गैसियस होती नहीं। आयनिक के लिए कौन सा स्टेट होगा, क्रिस्टलाइन।
पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। गैसेस स्ट्रॉन्ग है क्रिस्टलाइन स्टेट में, और इनका क्रिस्टल बनना चाहिए लूज और गेन से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये बनते क्या है, पूरा क्रिस्टल बनता है, गैसियस नहीं होता आयनिक, कोई भी आयनिक गैसियस नहीं होता। ठीक है, आगे देखो। 40 तक चेक करो, कोई डाउट है? 36। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आरबीआर और एनएफ में से एनएफ का ज्यादा है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो सकती है इसकी, ये बहुत मजबूत बन गया हो, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे एक एक है। आरबी 1 पॉजिटिव है, बी आर 1 नेगेटिव है, एन ए 1 पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव है, चार्ज 1 1 है। साइज का फर्क पड़ जाएगा, इसका साइज बड़ा है, साइज के आर केटाइन प्लस आर एनाइन ज्यादा है प्लस आर एनाइन, साइज ज्यादा होने से इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे आयन, जिससे बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। चेक करो फिर। सर फिर दो ऑप्शन बन रहे हैं, बी और डी। नहीं, कोवलेंट कैरेक्टर का भी रीजन आ गया ना बेटा, डी प्रिंसिपल रीजन पूछा उसने, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी आगे किस वजह से है, साइज की वजह से है, तो फिर बेटर हम साइज लेंगे। ओके सर। उसमें दोनों लॉजिक लग रहे हैं, लैटिस एनर्जी वाला भी लग रहा है, ये भी लग रहा है ना। अगर ये ना हो तो फिर कोवलेंट ले सकते थे आप। नेक्स्ट देख लो 50 तक। 43, 46, 43 देख लो। 43 कोई बताना चाहेगा बेटा, हाईएस्ट कोवलेंट किसमें है? AgCl pseudo noble AgCl, स्यूडो नोबल गैस वाले हाईएस्ट होते हैं, है ना। जो फैक्ट है वो आपको बताया था, उनमें चार्ज नहीं है ना, सिल्वर के कंपाउंड हैं, मरकरी के कंपाउंड हैं, ये हमें पता है कोवलेंट है। Excuse me, sir. 44। Excuse me, sir. हाँ जी, सर बट AgCl का सिर्फ कंपैरिजन ज्यादा उसके साथ नहीं होगा जब सेम चार्ज है, जब MgCl2 में नहीं 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 नहीं, स्पेशल एक कॉपी पढ़ो ध्यान से, स्पेशल लास्ट पे लिखवाए हुए हैं कि जो डी ब्लॉक वाले हैं वो कोवलेंट होंगे, एस ब्लॉक वाले कोवलेंट नहीं होंगे। ओके। ठीक है, एस ब्लॉक वाले कोवलेंट नहीं होते बेटा, सिर्फ लिथियम बेरिलियम में थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर आता है, बाकी में नहीं आता। AgCl तो एसिड बनते हैं, पानी में घुलता ही नहीं। 44, lowest oxygen bond length in the following molecule is? लोएस्ट बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें है, चेक करो बताओ। 44 में O2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ए और सी में सिंगल है, डी में 1.5 है, तो O2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो लिख लो डबल बॉन्ड मींस शॉर्ट बॉन्ड होगा। 46, ये तो याद ही रखना है आपने, 46 याद कर लो, ये छोड़ दो 46, डबल स्लिट मेथड दिया हुआ है, छोड़ दो बेटा ये।
46 काट दो, है नहीं एनसीईआरटी में। और कोई देखो 60 तक। फिफ्टी वन 60 51 फैक्ट के बेस पे लेना है। इनमें से सबसे छोटा बॉन्ड किसका है उसे मैच करना है। जैसे एच का साइज सबसे छोटा है, मुझे लगता है सबसे छोटा बॉन्ड जो है वो एच का होना चाहिए। तो 96 वाला तो एच को दे दो। फिर कार्बन कार्बन सिंगल और डबल में से कौन सा छोटा होना चाहिए? डबल छोटा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आई थिंक सीओ होगा 96 OH का। सबसे छोटा हमने OH मान लिया। OH का कितना है 96, क्योंकि H का साइज सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज। फिर O के साथ अगर C आ जाएगा तो O का साइज छोटा है, फिर C का साइज छोटा हो जाएगा, तो 143 H से बड़ा हो गया। कार्बन इज, पीरियड में जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, साइज क्या होता है डिक्रीज। अगर O की जगह कार्बन आ जाएगा तो दोनों बड़े हो गए, बड़े हो गए तो साइज और बढ़ गया। डबल बॉन्ड का थोड़ा सा छोटा होगा, तो डबल बॉन्ड के लिए एक ही ऑप्शन बचती है हमारे पास 133। वैसे तो ये थोड़ा सा याद करने वाला ही है कि कार्बन कार्बन सिंगल का 154 होता है, डबल का इतना होता है। बेंजीन के केस में काफी आते हैं क्वेश्चन ये वाले, कि जो बेंजीन का बॉन्ड लेंथ है वो 133 और 154 के बीच में रहता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपको एक टेबल भी मैंने एनसीईआरटी में भी नोट करवाया था, भी ये भी थोड़ा सा याद कर लो, पूछ लेता है इनमें से कई फैक्ट। याद है एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ था? यस सर। हाँ, तो वो देखना है। फिफ्टी थ्री 60 53 is याद रखने वाला है बेटा, याद कर सकते हो, वही उसी में पैराग्राफ में देखा ना। याद रखना है रख लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, या तो इसमें हमें देगा बी ओ डबल बॉन्ड, हमें क्वेश्चन ऐसे आएगा 48, ओ सिंगल बॉन्ड 121, तो ओजोन में कितना होगा, तो हम कहेंगे भी इन बिटवीन होगा, भी रेजोनेंस हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन तो हमें आ सकता है। एग्जैक्टली याद रखना हमें नहीं आएगा वैसे, ऐसे लिख लो इसे, क्वेश्चन को चेंज करके, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है तो हाइब्रिड बन जाता है, जिसकी वजह से जो बोन लेंथ है वो 121 और 148 के बीच में एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो 128 हो जाता है। 60 देख लो। रेजोनेंस किस में होता है? सभी में होता है, क्योंकि दो में तो हमें श्योर ही है, ओजोन का भी मैं बता ही रहा हूँ, और कार्बोनेट का हाँ भी हमने पढ़ा हुआ है। नेगेटिव है, नेगेटिव कौन सी कंजुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव। CO2 में भी ऐसे दिखा देते हैं भी, एक बार CO का ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो हम पता है पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं, एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह CO2 में भी रेजोनेंस दिखाया जाता है।
तो सभी में है। आगे चेक करो डाइपोल मोमेंट में 70 तक। नहीं है कोई 70 तक, 80 तक चेक कर लो। 69। इनमें से हाईएस्ट वाटर की हाईएस्ट होती है बेटा, याद रख लो। डाइल्यूट वाटर का मैक्सिमम है, CO2 का 0 ही हो जाएगा। HI का बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि H कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है हाई। अगर HF होता तो ज्यादा होता, तो कम है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में से वाटर का काफी ज्यादा है क्योंकि H से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर डाइऑक्साइड में दोनों ही ऑक्सीजन है, तो दो वेक्टर ऑपोजिट दिखा रहे हैं, इसमें सारे एक तरफ दिखा रहे हैं। ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएंगे, तो चारों वेक्टर एक तरफ है, म्यू ज्यादा है। इसमें दो अलग है, एक अलग है, तो म्यू कम है। तो वाटर का वैसे भी याद कर लो, काफी जगह आता है। इवन HF से ज्यादा है वाटर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वाटर लिक्विड है बेटा, ऑब्वियसली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट देखो, 80 तक। एट्टी फाइव, 90, 100, 110, 107 देखो। sp2 में पी करेक्टर कितना है, तो 2/3 है। 2/3 चेक करो आंसर। PZ या तो 0 ही होगा, PZ है ही नहीं sp2 में। एक S है, दो P है, दो P में हो सकता है PXPY आ जाए, हो सकता है PXPZ आ जाए, तो इसमें तो 0% ही हो गया। इसमें अगर P देखें, इलेक्ट्रो PZ ऑर्बिटल P में से कह रहा है भी 3 P में से अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें P होते, कितने होते उसके हिसाब से लिया, क्योंकि ऑप्शन कोई बन नहीं रहा। PZ का कितना, अच्छा PZ का कितना है बेटा, PZ 1 है, 1 पार्ट। टोटल कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। तो परसेंटेज PZ की कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अगर परसेंटेज P की कहता, PZ ना बोलता, तो 2/3 आती। ठीक है, तो चेक कर लो। PZ का पूछा उसने, ओनली P नहीं पूछा। आगे देख लो, 120 तक कोई। 96 and 102।
दोनों से निकालते हैं बेटा हम, ओवरलैपिंग से और हाइब्रिडाइजेशन से। सर शेप, वैलेंस बॉन्ड हाँ सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं एप्लीकेबल होगी? नहीं, शेप नहीं निकाल सकते, शेप के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमने लिया था। ऐसा तो कुछ नहीं है क्या, जो CH4 है उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बताता तू कि 4 सिग्मा है, यस सर। फिर वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही है बेटा, सिग्मा पाई। ओके सर। 102 देख लो, ये नाम याद कर लो बेटा, एक डायगोनल कह देता है, एनसीईआरटी में लिखा है SP वाले को डायगोनल। जो लीनियर था, लीनियर ज्योमेट्री भी कह देता है C2H2 में, तो इसे एक और नाम दिया डायगोनल। कई जगह लीनियर लिखा रहता है, एक और नाम लिखा हुआ है डायगोनल। 120 तक चेक करो। अंडर 30 तक। वन फोर्टी तक। 150। 143। 143 कोई बता देगा बेटा, लीनियर भी हो पॉलीएटॉमिक भी हो, H बॉन्डिंग की वजह से बने। इनमें से H बॉन्डिंग HF वाटर और अमोनिया में होता है, और इनमें से लीनियर HF का ही बन सकता है, क्योंकि वाटर और अमोनिया में तो स्ट्रक्चर ही लीनियर नहीं आ सकता। तो इसलिए इनमें से जो स्ट्रक्चर बन सकता है लीनियर, वो किसका बन सकता है, HF का। वन फोर्टी सिक्स। कोई बताना चाहेगा बेटा 146 का आंसर? लिखवाया हुआ कॉपी पे आपको कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है। सर HF और फ्लोरीन। HF और फ्लोरीन। 147। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, और साइज से लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं। 149। बॉइलिंग पॉइंट में से वाटर का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, 100 डिग्री है। HF और अमोनिया में से HF का स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है, अमोनिया का वीक है, इसलिए ये भी हमने किए हुए हैं सारे, इंपॉर्टेंट बना के लिखवाए हुए हैं कि याद कर लो, कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। किया हुआ है नहीं, HF और वाटर में से HF का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, वाटर का, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं भी। 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है, फैक्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेक करो। एक्सरसाइज 2, PYQ 11। is some of the properties of species nitrate and hydronium are described below, which one is correct, कौन सा है इनमें से। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, दोनों का क्या है। NO3 नेगेटिव का तो आई थिंक sp2 आ जाएगा,
NO3 नेगेटिव, हाफ 6 3, sp2 आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइड्रोनियम में sp3 आ जाएगा, हाफ ऑक्सीजन के 6 हैं, प्लस 3 H है, माइनस 1 है पॉजिटिव, तो आ गया 8/2 4 sp3। तो इसका पिरामिडल है, शेप तो एक जैसा नहीं लग रहा है ना। पिरामिडल अब पढ़ो फिर क्या है। पहला हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का डिसिमिलर, inhabitant for the central atom with the different structures। चेक करो भी किसने किया, तो आंसर देखो, मुझे लगता है ये आना चाहिए। सर ए आंसर समझ आ गया सर, बाकी पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा डाउट है कि हाँ बी बोलो और क्या सी, है। सर बी और सी कैसे डिफर करते हैं और इनका मीनिंग क्या है तीनों का। हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है बेटा, बी में बी रॉन्ग है क्योंकि सेम हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, तो सेम तो नहीं है, रॉन्ग हो गया। सी में आइसो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर, रॉन्ग हो गया। एक पिरामिडल है, एक क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। डी में सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन फिर से लिख दिया, रॉन्ग है। ना तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ना ही स्ट्रक्चर सेम है, तो वर्ड ना तो सेम हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ना सेम स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो ये सही है, दोनों ही डिफरेंट है। ओके सर। कोवलेंट कैरेक्टर है बेटा AgCl, अभी पहले भी किया हमने AgCl सेकंड का। आगे देखो कहाँ तक है ये क्वेश्चंस, और कोई है 20 तक। थर्टीन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है हाईएस्ट आयनिक, और हाईएस्ट आयनिक कौन सा है इनमें से, MgO। चेक करो, लैटिस एनर्जी आएगा क्योंकि आयनिक है सारे, कोवलेंट कोई भी नहीं है इनमें से, इनमें लैटिस एनर्जी लो। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, MgO की। लिख लो, ऑक्साइड के लिए आयनिक कैरेक्टर नहीं देखना, ऑक्साइड के लिए लैटिस एनर्जी देखनी है। ऑक्साइड आर नेवर, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड लिख लो, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड आर नेवर कोवलेंट, उनमें पोलराइजेशन नहीं होता। इनमें कभी भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है तो लैटिस एनर्जी देखनी है। 18 देख लो, 18 पहले आ गया बेटा, अभी हम इसकी वैल्यूज भी कराए, सबसे छोटा CH था, किया था ना अभी, तो वही वाला क्वेश्चन है, इसकी पीछे वैल्यूज भी दे दी हैं। और कोई चेक करो 30 तक, 40 तक, 36, 36, 29 तो इजी है बेटा, एक पोलर होना चाहिए, एक नॉन पोलर होना चाहिए,
तो HCl में पोलर है, डाइपोल होंगी। हीलियम में नॉन पोलर है, तो डाइपोल इंड्यूस टाइप हो जाएंगी। देख लो, एक पोलर होना चाहिए, एक नॉन पोलर होना चाहिए। थर्टी सिक्स। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड में से सीधा ही था, कोई बताना चाहेगा क्या हो सकता है? जो सर नहीं हो सकता बोल दो। सर H2O2 में तो होता ही नहीं सर। HCN में हमने कॉपी में किया हुआ है कि इंटरमोलिकुलर होता है, sp कार्बन और नाइट्रोजन के कारण। और सर तो ये तो बन एसिटिक ही एसिड में डाइमर बनता है, तो वो भी इंटरमोलिकुलर हो गया, तो सेलुलोज बचता है। सेलुलोज बच गया। ठीक है, तो इसे आप ऐसे कर लो, चाहे स्ट्रक्चर आपको नहीं आता, लेकिन हमें पता है इनमें तो डाइमर हमने पढ़ा हुआ है। इंटरमोलिकुलर है सभी में, इसमें भी आगे इंटरमोलिकुलर ही हो सकता है, रिंग बन ही नहीं सकती, इसमें भी रिंग नहीं बन सकती है ना। तो फिर एक ही आंसर बचा, सेलुलोज। ग्लूकोज का बनता है सेलुलोज, इसमें बन जाते हैं। आगे देखो, 50 तक और कौन सा है? तो 36 रूल आउट करके करना है कि हमें सेलुलोज का स्ट्रक्चर नहीं आता, लेकिन बाकियों में हमें पता भी, वो तो नहीं हो सकते। 50 चेक करो। थर्ड एक्सरसाइज देख रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज में देखो, और कोई है इसमें? 53 मैच करना लिस्ट। सर इसके डी पार्ट में डाउट है। HF का ना इलेक्ट्रॉन रिच आ रहा है मैच करके। तो वही दिया हुआ है। ये सर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच क्यों हो गया HF? इलेक्ट्रॉन रिच ऐसे कह लोन देते पे। हैं, जो लोन पेयर वाले हैं, ऑक्टेट कंप्लीट और लोन पेयर हो, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन रिच कह देते हैं। ये हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन है। हाइड्राइड्स एक्चुअली हमें हाइड्रोजन वाला टॉपिक कट गया। तो इसमें तीन तरह के हैं। पहले तो होते हैं आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक। आयनिक होते हैं जैसे एस ब्लॉक के, NaH, कैल्शियम हाइड्राइड, एस ब्लॉक के। कोवलेंट होते हैं P ब्लॉक के जनरली। मेटालिक होते हैं D एंड F वाले, जैसे जिंक का हो गया, आयरन का हो गया, इनमें हाइड्राइड बन जाते हैं। वो सिर्फ वॉइड्स में चले जाते हैं हाइड्रोजन एटम। यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, तो इन्हें कहते हैं मेटालिक, या इंटरस्टिशियल भी कह देते हैं, वॉइड में चले जाते हैं। पी ब्लॉक वाले जो है उन्हें आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे बोरॉन फैमिली। फिर कार्बन के आगे प्रिसाइज, बाकी नाइट्रोजन, हेलोजन, इनके आगे रिच। ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन लोन पेयर होंगे, जैसे अमोनिया आ गया, HF आ गया। तो ऐसे याद करो, क्लासिफिकेशन है हाइड्राइड का, पहले आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, एस ब्लॉक आयनिक, पी ब्लॉक कोवलेंट, D एंड F मेटालिक। कोवलेंट में आगे बोरॉन वालों को डेफिशिएंट कह दिया, कार्बन को प्रिसाइज कह दिया, क्योंकि चार चार बॉन्ड बनेंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। इन्हें रिच इसलिए कह दिया भी लोन पेयर भी है। ठीक है, यस। आगे देखो, ऐसे ही थर्ड। थर्ड का बता दो कौन सा डाउट है फर्स्ट 10 में से। ट्रू और फॉल्स बताने।
आंसर डी दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स कह रहा है। तीन CF3 वाला और 2 CS3 वाला नॉन पोलर है, कोई बताना चाहेगा इसे? सर CF3 दिमाग वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको एक्सियल पे रखेंगे दोनों एक्सियल पे स्ट्रक्चर्स में। रखेंगे, तो CF3 एक्सियल पे रखेंगे। पहले में 3 CF3 है तो एक हमें यहाँ रखना पड़ेगा, 2 CS3 यहाँ रखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे आता है तो फिर म्यू 0 नहीं हो रहा, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर यहाँ CS3 3 आ जाते फिर 0 हो जाता है ना। तो अगर CS3 3 आ जाएंगे, CF3 2 आ जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा। तो चेक करो ऐसा किसमें लिखा हुआ है, वो सही होगा। तो पहला क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड करते हैं, CS3 PC3 बोन एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये तो 120 रहने वाला है, चाहे कोई भी ड्रॉ कर लो आप। यहाँ CF3, यहाँ CF, हमने PF5 ऐसे किए थे मॉलिक्यूल, PF3Cl2 PCl3F2, लॉजिक वही है। तो ये वाला बॉन्ड एंगल तो सेम ही है दोनों में, अल्फा बीटा सेम है, सेकंड ट्रू है। थर्ड SiF4 तो नॉन पोलर हो गया, ठीक है। PF3 फिर भी पोलर है तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। PF3 म्यू नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन SiF4 रेगुलर टेट्राहेड्रल बनेगा, नॉन पोलर बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा। नॉन पोलर पोलर, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, तो ये वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा इन वाटर पोलर में। तो दो स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। चेक करो डी आंसर सही है इसका। और देखो आगे 10 तक, नाइन। तो बताना चाहेगा बेटा कितने किए थे हमने टेट्राहेड्रल में 109 वाले एंगल? 6. 6, 6 एंगल किए हुए हैं। कोई देख लो आगे, H1 के साथ 2 3 4, H1 के लिए H2, H1 के लिए H3, H1 के लिए H4, 3 तो ये हो गए। एक हो गया H2C H3, एक हो गया H3C H4, एक हो गया H2C H4। तो 3 तो ऊपर वाले हो जाते हैं इसके साथ, तीनों के एक एक करके, बाकी आपस में एक बार इनमें, एक बार इनमें, एक बार इन दोनों। तो 6 एंगल्स है। 15 तक बताओ कोई। 20 तक। वाला पढ़ के बताओ कोई किसका हो गया दिमाग। सर पहले sp2 होएगा H3BO3 में, पर सर जब 4 लग गया तो H4BO4 नेगेटिव बन जाएगा या टेट्राहेड्रल B। है ना, यस सर, तो sp3 हो जाएगा वो। ठीक है। तो पहले sp3 है, बाद में क्या है S3BO3। ये ऐसे होता है, बी के साथ 3 OH, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2।
लेकिन बी के साथ 4 OH, इट मीन 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा मतलब sp3। आगे देखो, ट्वेंटी सेवन, इज नॉट करेक्ट पूछा है। अगर प्रमोशन होना जरूरी नहीं है, कई बार ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्ड बन जाते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं बनते तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना चाहिए, नहीं तो प्रमोट नहीं करते। प्रमोशन का मतलब एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट हमेशा जरूरी नहीं होती। सर बट हमने प्रूव कर दिया था ना कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होते एनर्जी और शेप में। इक्विवेलेंट तो होते हैं हमेशा हाइब्रिड्स तो। सर जब हमने डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज की थी तब ये लिखा था स्टेटमेंट। नहीं, हाइब्रिड की शेप तो ये होती है, एक छोटा लोब नॉन बॉन्डिंग, एक बड़ा लोब बॉन्डिंग, तो ये सारे ऐसे ही होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट। और किसी का हाइब्रिड कैसा होता है, सारे एक जैसे होते हैं, एक छोटा लोब हो जाता है, बड़ा लोब होता है। एक और कोई शेप पड़ी है हाइब्रिड की इसके बिना? इन्हें कह रहा है ये, इसकी बात कर रहा है लोब्स की। इसमें बेटा क्या असर्शन क्या दिया हुआ है, सही या गलत? सर इसमें तो सही दिया हुआ है। सॉलिड स्टेट आर आल्सो इक्वल बट नॉट इन एक्वस स्टेट। सर हमने HF कॉपी का में एक्वियस लिखा था बना के ब्रैकेट में। नहीं, एक्वस तो वाटर हो जाएगा ना, वाटर में तो HF टूट ही जाएगा। पानी में डालोगे सारे HN ग्रेफाइन, क्योंकि बीच में पानी आया था ना। इसमें बीच में पानी है नहीं, तो आपस में जुड़ने के चांस है। कैसे जुड़ेगा, ये H पॉजिटिव बन गया, यहाँ से टूट गया। हमने वैसे KF का जुड़ा था, KF प्लस HF। ये सर के एफ का ही कह रहा था, HF2 नेगेटिव प्लस के पॉजिटिव। हमने इसमें किया हुआ ऐसे, तो ठीक है। फिर ये K इसी की बात करेगा, ये किस में एग्जिस्ट करेगा, पानी में नहीं करेगा। सिर्फ दो होने चाहिए, या तो KF और HF आपस में मिक्सचर होना चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। अगर इसमें पानी डाल दोगे फिर नहीं करेगा, फिर तो HF आगे टूट जाएगा ना। यस सर। और कोई है इसमें 30 तक? ठीक है बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। एक इसके बाद साथ साथ MS चौहान का GOC स्टार्ट कर लो। ठीक है, एक दो दिन में मैं उसके भी 50-50 क्वेश्चन करके डाउट दूंगा। आप कोशिश करो 100-150 तक करके रखो क्वेश्चंस। ठीक है।